Hello everyone, welcome to Youth Engineers Academy. My name is YK रस्तोगी. शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम लोग लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, जहां पर हम ओवरहैंगिंग बीम्स में डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस पर शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं. एक प्रॉब्लम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराई थी. आज की हमारी क्लास जो है वो ओवरहैंगिंग बीम की कुछ और प्रॉब्लम्स को हैंडल करेगी, और इसके बाद में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एंटर कर जाएंगे पूरी तरह से, ठीक है. और फिर आपका जो टॉपिक होगा वो काफी तेजी से ये सब्जेक्ट जो है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे सपोर्ट रिएक्शन काफी बड़े आपने देखे कि करीब 9 या 10 लेक्चर्स एक टॉपिक में हो रहे हैं, बट आगे आने वाले टॉपिक्स में इतना समय नहीं लगने वाला है, ठीक है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम आपको दे रहे हैं ओवरहैंगिंग बीम्स की कुछ और प्रॉब्लम्स, ठीक है. सो ओवरहैंगिंग बीम में हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं. लास्ट टाइम पर हम लोगों ने जो प्रॉब्लम लिया था वो प्रॉब्लम था जिसमें दोनों तरफ से ओवरहैंग था. अभी हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं वन साइड ओवरहैंग की. एक प्रॉब्लम ले लेते हैं. यहाँ पर वन साइड ओवरहैंग की एक प्रॉब्लम है. यहाँ पर देखिए एक साइड में ही ओवरहैंग है. पिछली बार जो प्रॉब्लम ली थी उसमें दोनों साइड से ओवरहैंग था, और ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो इसलिए जो भी वैल्यूज मैं लूंगा वो न्यूमेरिकल वैल्यूज लूंगा. यहाँ पर एक यूडीएल लग रहा है जो कि इस पूरे स्पैन पे लग रहा है, ठीक है, इस पूरे स्पैन पे लग रहा है. और यहाँ पर जहां पर अनसपोर्टेड एंड है वहां पर एक पॉइंट लोड लगा देते हैं, ठीक है. ये आपके पास में प्रॉब्लम है जिसको आपको करना है. इंटेंसिटी ऑफ लोड की बात करें तो यहाँ पर मैं 2 किलो न्यूटन पर मीटर ले लेता हूं, और ये जो पॉइंट लोड मैंने लगाया हुआ है वो 10 किलो न्यूटन का ले लेते हैं. ये जो डिस्टेंसेज हैं ये 1 मीटर का ले लेते हैं, और ये आपका 6 मीटर का ले लेते हैं. क्लियर है. पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट पर सपोर्ट है, और जो सी पॉइंट है वो इसका अनसपोर्टेड एंड है, ठीक है. ए बी लेंथ जो है वो सपोर्टेड है, और बी सी लेंथ जो है वो अनसपोर्टेड लेंथ है या फिर ओवरहैंग लेंथ है, ठीक है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, अभी हम लोग ये स्पेस छोड़ देंगे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज और आने वाली है, वो ये आने वाली है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर रिएक्शंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में तो हम लोग शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हैं जो हम लोगों ने किया था रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है. वहां पर हम लोग WA/L और WB/L इन दोनों फार्मूले से लगभग सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो क्रैक कर लिए थे. बट ओवरहैंगिंग बीम में आपको रिएक्शन जो है वो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना पड़ेगा, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा, और वहां से आप रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले बनाते हैं इस प्रॉब्लम का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है. तो FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. तो ये आपके पास में बीम है, ठीक है, और यहाँ पर जहां पर ए पॉइंट पर इसको सपोर्ट दिया गया है और बी पॉइंट पर जहां इससे सपोर्ट दिया गया है, यहाँ पर हम लोग रिएक्शंस लगाएंगे सपोर्ट की जगह पर RA और RB. बाकी एक पॉइंट लोड यहाँ पर दिया गया है जो कि 10 किलो न्यूटन का है. ये पॉइंट आपका C है. अच्छा, पूरे स्पैन पर मतलब AB स्पैन पर पूरा AC स्पैन पर पूरा यूडीएल लग रहा है. यूडीएल का जो इंटेंसिटी है वो 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, और टोटल 7 मीटर की लेंथ है. तो 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन, तो 7 मीटर पर कितना होगा, तो 7 2 जा 14 किलो न्यूटन का लगेगा. और लगेगा कहां पर, ए और सी के मिड पॉइंट पर. ए और बी के मिड पॉइंट पे नहीं, ए और सी के मिड पॉइंट पे लगेगा, क्योंकि ये यूडीएल पूरा कितने स्पैन पे लग रहा है, AC स्पैन पे लग रहा है. तो AC के मिड पॉइंट पर हम इसे लगा हुआ मान सकते हैं, ठीक है, AC के मिड पॉइंट पर. तो AC का जो मिड पॉइंट होगा वो A या C से कितनी दूरी पर होगा, तो टोटल बीम की लेंथ है 7, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 मीटर. तो इसे एक पॉइंट D पॉइंट दे देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3.5 मीटर.
ए और डी के बीच की जो दूरी होगी वो हो जाएगी 3.5 मीटर। क्लियर है ना? तो अब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसलिए समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये वाली हमारी इक्वेशन वर्क नहीं करने वाली है। समेशन एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 लगाएंगे, तो जितने भी वर्टिकल फोर्सेज हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या करना है, 0 के बराबर करना है। तो एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर कैसे होगा? जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेज हैं, यहां पर हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो आर ए हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है तो हम इसे प्लस आर ए लिखेंगे, आर बी हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इसे प्लस आर बी लिखेंगे, 14 हमारा निगेटिव वाई डायरेक्शन है तो माइनस 14 लिखेंगे, और 10 भी हमारा निगेटिव वाई डायरेक्शन में तो इसे भी 10 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा आर ए प्लस आर बी दैट इज इक्वल टू 24। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही आसान होता है। अब सेकंड आप देखिए, किसी भी पॉइंट के अबाउट हमें इसका मोमेंट जो है वो 0 करना है। समेशन एम ए दैट इज इक्वल टू 0, किसी भी पॉइंट के अबाउट हमें इसके मोमेंट को क्या करना है, 0 करना है। तो मोमेंट को 0 करने के लिए क्या करोगे? तो मैंने आपको तरीका बताया है कि हमको जो है सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट लेना है, और ऐसा पॉइंट लेना है जिस पर एक अननोन हो। तो सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा हुआ? ए पॉइंट। और ए पॉइंट पर क्या कोई अननोन है? यस, अननोन है, आर ए अननोन है। ठीक है, तो हम लोग ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे। तो आप मोमेंट लीजिए, देखिए आर ए का मोमेंट ए पॉइंट के अबाउट लोगे तो वो क्या हो जाने वाला है? 0 हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट आर ए की लाइन ऑफ एक्शन पर ही स्थित है। ठीक है, तो अगर जिस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट लेना है वो पॉइंट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे होगा, तो उसका मोमेंट क्या हो जाने वाला है? 0 हो जाने वाला है, क्योंकि दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। 14 का मोमेंट कितना हो जाएगा? तो 14 इंटू 3.5, 14 इंटू 3.5, 14 इंटू 3.5, अभी साइन लगा लेंगे। आरबी का मोमेंट कितना हो जाएगा? तो आरबी इंटू 6, आरबी इंटू 6। देखो ए और बी के बीच का दूरी कितना है, तो प्रॉब्लम वाले फिगर में देख लीजिए, ए और बी के बीच का दूरी कितना है? 6 मीटर। सो आर ए और आरबी के बीच का दूरी कितना है? 6 मीटर। तो इसका मोमेंट कितना हो जाएगा? आरबी इंटू 6। ठीक है, और 10 किलो न्यूटन का मोमेंट हो जाएगा 10 इंटू 7, क्योंकि ए और सी के बीच का दूरी कितना है? ए और सी के बीच का दूरी 7 है, तो इसलिए 7 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग मोमेंट जो है, मोमेंट की डायरेक्शन देख लेंगे। तो मोमेंट की डायरेक्शन के लिए बहुत ही इजी मेथड मैंने आपको बताया है। अपने पेन को आपको ए पॉइंट पे पकड़ के रखना है और देखना है कि 14 किलो न्यूटन का लोड जो है वो इस पे कैसा मोमेंट देगा। तो ये मोमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज। तो 14 वाला मोमेंट हो गया क्लॉकवाइज, इसके नीचे लिख लेंगे सी डब्ल्यू। बी पॉइंट का, आरबी का मोमेंट कैसा हो जाएगा? सो दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे ए सी डब्ल्यू लिख लेंगे। इसी तरह से 10 किलो न्यूटन का मोमेंट कैसा होगा? तो ये भी कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा, तो इसे भी क्लॉकवाइज लिख लेंगे, सी डब्ल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जितने भी हमें अननोन क्या है? अननोन है आरबी। तो आरबी को मैं क्या करना चाहूंगा? मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहूंगा, क्योंकि ये मुझे निकालना है। तो मैं ए सी डब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को क्या कर लेता हूं? निगेटिव कर देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा आरबी इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 14 3 जा 42, 42 प्लस 7 49 आई थिंक। ठीक है, और ये निगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव, और ये कितना हो जाएगा? ये 70 हो जाएगा, सो प्लस 70। सो दिस विल बी 119, 119। तो यहां से आरबी की वैल्यू जरा कैलकुलेट करके बताइए कि आरबी का वैल्यू कितना आएगा। आरबी का वैल्यू कितना आएगा? कैल्सी का यूज करिए, 119/6 वैल्यू आ रही है, 6 1 जा, ठीक है, 59 आ जाएगा, तो आई थिंक 9 जा चला जाएगा, 54, 5 बच जाएगा, 8 जा चला जाएगा, 48 2 बच जाएगा,
तो 20 हो जाएगा, 6 3 जा, फिर से 2 बच जाएगा तो रिकरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 19.83 किलो न्यूटन ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, आरबी की वैल्यू आ जाएगी। एक बार कंफर्म करिए कि आरबी का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। आप लोग कैल्सी का यूज करिए, कैल्सी का यूज करिए और बताइए आरबी का वैल्यू कितना आ रहा है। नाइनटीन 19.83, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग आर ए की वैल्यू निकालेंगे, तो आर ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें जो इक्वेशन नंबर 1 मिली थी वो क्या बता रही थी कि आर ए प्लस आर बी दैट इज इक्वल टू 24, है ना। आर ए प्लस आर बी दैट इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो आर बी का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आर ए प्लस आर बी का वैल्यू पुट कर देंगे 19.83 दैट इज इक्वल टू 24। तो यहां से आर ए आ जाएगा 24 माइनस 19.83, सो ये आपका आ जाएगा 17, आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये 4.17 किलो न्यूटन आ जाएगा। एक बार कंफर्म कर दीजिए 4.17 आ रहा है। चलिए मैं अभी कैल्सी ले लेता हूँ। यस 4.17, ठीक है, सही आ रहा है। तो यहां से आप देखिए हमें आर ए और आर बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो चुकी हैं। आर ए की वैल्यू है 4.17 और आर बी की जो वैल्यू है वो है 19.83। तो ये जो काम है ना, ये आपको ओवरहैंगिंग बीम में डिटेल में करना पड़ेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताया है, आप उसका यूज कर लेंगे। कैंटिलीवर बीम में आपको रिएक्शन नहीं निकालना पड़ता है, आप हमेशा फ्री एंड की साइड से प्रॉब्लम को डील कर लेते हैं, ठीक है। सो यहां तक आपका प्रॉब्लम अगर क्लियर हो गया हो, आपको ठीक लग रहा हो, तो हम लोग आगे मूव करते हैं। आर ए और आर बी की जो वैल्यूज आई हैं उन्हें हम प्रॉब्लम वाले फिगर में क्या कर लेते हैं, पोस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आर ए और आर बी की वैल्यूज लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आर ए की जो वैल्यू है वो है 4.17 किलो न्यूटन, और यहाँ पे आर बी की जो वैल्यू है वो है 19.83 किलो न्यूटन। सो ये हम लोगों ने रिएक्शन लिख लिए। अभी हम लोग इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो आपका मैंने जो भी ये किया हुआ है फ्री बॉडी डायग्राम वाला, इसको मैं थोड़ा छोटा करके कहीं पे रख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, आपके रेफरेंस के लिए है, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो शियर फोर्स का एनालिसिस हम लोग जो भी करेंगे वो शॉर्टकट मेथड करेंगे, ठीक है। अगर हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम आपको मेथड कराएंगे, ठीक है। बड़ा वाला जो मेथड होता है जिसमें हम लोग सेक्शंस मान के करते हैं, यहाँ पे आपको सेक्शन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग करेंगे, मूव करेंगे सी टू बी, सी टू ए, इस तरफ मूव करेंगे सी टू ए। तो सबसे पहले शियर फोर्स की वैल्यू, शियर फोर्स की वैल्यू सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें सी पॉइंट पे एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा कि शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, लेकिन जैसे हम सी से बी की तरफ बढ़ेंगे एक पॉइंट, तो ये जो 10 किलो न्यूटन का लोड है ये हमारे राइट हैंड साइड में आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा प्लस का 10 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग वैल्यू देखेंगे बी पॉइंट से जस्ट पहले,
तो शियर फोर्स की वैल्यू बी पॉइंट से जस्ट पहले, बी पॉइंट से जस्ट पहले, देखिए ये एरो आपको बता रहा है कि आप जस्ट पहले देख रहे हैं और फिर मैं दूसरी तरफ एरो लगाऊंगा तो बी पॉइंट के जस्ट बाद हो जाएगा। तो बी पॉइंट से जस्ट पहले की बात, देखिए ये पॉइंट आपका बी पॉइंट है जहां पे ये रिएक्शन लग रही है, इससे जस्ट पहले वाले पॉइंट की बात करेंगे तो दो लोड लग रहे हैं, एक तो ये 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और एक इतना यूडीएल भी लग रहा है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव होगा और यूडीएल भी कैसा होगा, यूडीएल भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो शियर फोर्स की वैल्यू बी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, तो +10 तो ये हो जाएगी और 2 किलो न्यूटन 1 मीटर। अच्छा ये इधर कितना है, 1 मीटर ही है, तो 1 मीटर पे कितना लोड लग रहा है, 2 किलो न्यूटन, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 12 किलो न्यूटन, प्लस का 12 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग शियर फोर्स की वैल्यू देखते हैं बी पॉइंट के जस्ट बाद, बी पॉइंट के जस्ट बाद वैल्यू देखते हैं। तो जब हम बी पॉइंट के जस्ट बाद आएंगे ना, यहां पे इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो ये वाला लोड रहेगा, यूडीएल वाला लोड रहेगा जो हमने ये कैलकुलेट किया है, और अब ये बी पॉइंट पर जो लोड रिएक्शन है ये भी पिक्चर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा +10 +2 और माइनस का 19.83। ये माइनस का किस क्यों क्यों हुआ है, क्योंकि राइट हैंड साइड में वर्टिकली अपवर्ड फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 19.83, तो दिस विल बी -7.83 किलो न्यूटन, -7.83 किलो न्यूटन। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -7.83 किलो न्यूटन बी पॉइंट पर। अब आपको बस लास्ट पॉइंट पे देखना है, कहां पे, ए पॉइंट पर। तो शियर फोर्स की वैल्यू हम लोग देखेंगे कहां पर, ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पे आप देखेंगे तो +10 न्यूटन, ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा। अब ये जो आपका यूवीएल हो गया ना, ये वाला यूवीएल, ये तो पूरा कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा पूरा यूवीएल कितना है, 7 2 जा 14, अभी हम लोग ने निकाला भी था ऊपर 14, तो ये हो जाएगा प्लस का 14 और 19 वाला तो माइनस का ही रहेगा, -19.83। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 14 और +10 24 और 24 माइनस 19.83। तो यहाँ हम लोगों ने किया भी है 24 माइनस, तो दिस कम्स प्लस का 4.17 किलो न्यूटन। ये हमारी एनालिसिस हो गई शियर फोर्स की एनालिसिस। देखिए 4 लाइन में एनालिसिस कर ली है शियर फोर्स की। और अभी क्या कर, अगर हम लोग सेक्शन मानते ना तो एक सेक्शन मानना पड़ता ए और बी के बीच में, और एक सेक्शन मानना पड़ता बी और सी के बीच में, तब जाके हम लोग सेक्शन की एनालिसिस करते। ठीक है, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, जहां जरूरत होगी वहां करेंगे, जहां जरूरत नहीं है शॉर्टकट मेथड सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको कंपटीशन देना है और कंपटीशन में जो है समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कर लेंगे बेंडिंग मोमेंट का एनालिसिस, इस जगह पे कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट की एनालिसिस। तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देखेंगे कहां पर, सी पॉइंट पर। तो आप देखो ना सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, तो 10 किलो न्यूटन का भी लोड यहाँ पे लग रहा है, बाकी यूडीएल तो अभी स्टार्ट होना शुरू हुआ है तो वो भी यहाँ पे लग रहा है, तो ये क्या हो जाए ना, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप 10 किलो न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन पर ही है, तो इसलिए 10 किलो न्यूटन का अभी कोई मोमेंट आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं बी पॉइंट पर। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो 10 किलो न्यूटन का जो लोड लग रहा है वो कितना मोमेंट देगा, तो 10 इंटू 1, क्योंकि 1 की दूरी पर लग रहा है, 1 मीटर की दूरी पे लग रहा है ना बी पॉइंट से 10 किलोमीटर, और ये इतना जो यूडीएल है कितना है, 2 किलो न्यूटन का। भाई 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन का ही तो यूडीएल लग रहा है, ये कहां पे लगेगा, मिड पॉइंट पर आप इसको लगा हुआ मान सकते हैं, तो 0.5 मीटर पे लगा हुआ मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5। अच्छा ये दोनों मिलके कैसा मोमेंट देंगे, निगेटिव देंगे, क्योंकि दोनों वर्टिकली क्या है, डाउनवर्ड है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के साइन कन्वेंशन में चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों ही तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स जो होते हैं ना वो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट देते हैं, और वर्टिकली अपवर्ड फोर्स जो होते हैं ना वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 10 हो गई और 2 इंटू 0.5 तो 1 हो जाएगा, तो माइनस का 11 आ जाएगा।
तो माइनस का 11 किलो न्यूटन मीटर, ये वैल्यू आ जाएगी बी पॉइंट पे। अब आप ए पॉइंट पे आ जाइए सीधे, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ए पॉइंट पर, ठीक है ना। देखिए कहीं पर कोई मोमेंट नहीं लगा हुआ है, जहां पे मोमेंट लगा होता है वहां पर हम पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद में भी लेते हैं, ठीक है। शियर फोर्स में क्या करते हैं, जहां पर कोई पॉइंट लोड लगा होता है तो उससे पहले और उसके बाद दोनों तरफ लेना पड़ता है, ठीक है। यहां पर पूरी बीम पे कहीं कोई मोमेंट नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लोग सीधे पॉइंट्स पर ही ले रहे हैं, तो हमें पहले और बाद लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग ए पॉइंट पे देखेंगे तो ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो ये जो 10 किलो न्यूटन है ना, ये ए पॉइंट से कितनी दूर पे लग रहा है, 7 मीटर पे लग रहा है, तो इसका मोमेंट हो जाएगा 10 इंटू 7। और ये जो यूडीएल है ना, यूडीएल, ये यूडीएल 14 का है और 3.5 पे लग रहा है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 3.5। और ये जो 19.83 है, 19.83, ये कितनी दूरी पे लग रहा है, 6 मीटर की दूरी पे लग रहा है, तो ये 6 हो जाएगा आपका। बस यही 3 लोड है जो लग रहे हैं। अच्छा, ये दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड है, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट देंगे, और ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देगा। तो ये भी हम लोगों ने देखा था 19.83 इंटू 6 कितना आता है, 119 आता है। तो ये हो गया माइनस का 17, ये हो गया माइनस का 49, और ये हो गया प्लस का 119। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये वैल्यू हो जाएगी 0। सो आई थिंक क्लियर होगा तीनों पॉइंट्स पर। आप एक बार ओके टाइप करिए अगर आपको समझ में आ गया हो, और अगर किसी भी लाइन में, चाहे वो शियर फोर्स को समझने में या बेंडिंग मोमेंट को समझने में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप उस पॉइंट पे इंडिकेट कर दीजिए, उस बिंदु पे इंडिकेट कर दीजिए। अभी अगर आपको समझ में आ गया तो ओके, यस, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम तीनों पॉइंट्स जो हैं हमारे, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, इनको हम लोग नीचे प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। नीचे हम लोगों ने इनको क्या किया, प्रोड्यूस कर लिया। प्रोड्यूस करने के बाद में आपको दो हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करनी है। एक हॉरिजेंटल लाइन ये ड्रॉ कर ली है, और एक हॉरिजेंटल लाइन ये ड्रॉ कर ली है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। सिमिलरली ए, बी और सी। यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं शियर फोर्स डायग्राम, और यहाँ पे बनाने वाले हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब आप देखिए, जो भी वैल्यूज हैं वो पोस्ट करते चले जाएंगे। सी पॉइंट पर बेंडिंग शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, प्लस का 10। तो प्लस का 10 का मतलब है कि मेरे को ना ऊपर 10 लेना है, रेफरेंस लाइन के ऊपर जाना है, और कितना लेना है, 10 लेना है, ठीक है। शियर फोर्स की वैल्यू बी पॉइंट से जस्ट पहले, तो बी पॉइंट से जस्ट पहले कितनी है, प्लस का 12। तो प्लस का 12 मतलब 10 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ले लिया है प्लस का 12, यहाँ पे प्लस का 12 ले लिया, ठीक है। बी पॉइंट के जस्ट बाद ये वैल्यू कितनी हो जा रही है, माइनस का 7.83। तो माइनस का 7.83 मतलब आप नीचे उतरेंगे, 7.83 नीचे जाएंगे। उसके बाद में ए पॉइंट पे ये वैल्यू कितनी हो जा रही है, प्लस का 4.17। तो प्लस का है 4.17, थोड़ी सी वैल्यू देख लीजिएगा, तो ये आ रही है 4.17, प्लस का है तो ऊपर ले लिया। अच्छा आप देखिए ना, दो पॉइंट्स के बीच में जब यूडीएल लगा होता है, दो पॉइंट्स के बीच में जब यूडीएल लगा होता है, तो शियर फोर्स का जो प्रोफाइल होता है वो कैसा होता है, लीनियर प्रोफाइल होता है। कैसा प्रोफाइल होता है, लीनियर प्रोफाइल। तो यहां से तो ये ऐसे जाएगा, और यहां से ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, ये वाला भी एरिया आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, ये वाला एरिया आपको निगेटिव मिलेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। क्लियर है ना शियर फोर्स डायग्राम। तो यहां पर एक पॉइंट और इंट्रोड्यूस हो गया है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है डी, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम
बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का पॉइंट आपको मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको क्या करना पड़ेगा ना, नीचे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि इस बिंदु पे हमें बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है वो उसको मैक्सिमम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉइंट डी। अब आप यहाँ पे देखिए सी, ओके, ए पॉइंट पर मोमेंट कितना है 0, और सी पॉइंट पर मोमेंट कितना है 0, और बी पॉइंट पर मोमेंट कितना है -11। तो मतलब रेफरेंस लाइन के नीचे जाएंगे, कितना 11, कितना जाएंगे 11। अच्छा, जो मिलाने का तरीका होगा ना वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। कैसा तरीका होगा, पैराबोलिक होगा। तो ये तो बात समझ में आती है ना कि ये तो पैराबोला ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो पैराबोला होगा ना वो इस तरह से आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे आपको वैल्यू क्या देनी है, मैक्सिमम देनी है। इस पॉइंट पे वैल्यू क्या देनी है, मैक्सिमम वैल्यू देनी है। ठीक है, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आनी है, मैक्सिमम आनी है, इसलिए आप ये वाला पैराबोला नहीं दे सकते थे इधर, ये वाला पैराबोला। ठीक है, तो ये पैराबोला को पहले उठाया, यहां पर वैल्यू को क्या कराया, मैक्सिमम कराया डी पॉइंट पर। अब आप देखिए पूरे फिगर में सबसे ज्यादा जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आ रहा है वो कहां पे आ रहा है, डी पॉइंट पे। कितना आ रहा है ये निकालने के लिए तो फिर हमें सेक्शन बनाना पड़ेगा। सेक्शन बना के फिर हम लोग ये डी पॉइंट की लोकेशन निकालेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में डी पॉइंट की लोकेशन डालेंगे, और तब हमें मिलेगा कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये वाला आपका एरिया जो है ये पॉजिटिव हो गया, और ये पूरा एरिया हो गया निगेटिव। बताइए क्लियर है कि नहीं। अगर आपको क्लियर है तो आप एक और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और कमेंट बॉक्स में क्लियर टाइप करिए यदि ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो, और जो डायग्राम्स मैंने बनाए हैं वो डायग्राम्स बनाने में अब आप भी उतना ही फ्री महसूस कर पा रहे हैं जितनी फ्रीली मैं बना लेता हूं। अगर आपने चीजों को सीखा है तो आप बना लेंगे। मैक्सिमम आप देखेंगे डाउनवर्ड पैराबोला ही बनते चले आए। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके सामने, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लैक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लैक्चर सबसे पहले करेंगे क्या, हम इसको खिसका देंगे ऊपर, और थोड़ा ऊपर खिसका देंगे, यहां तक खिसका देंगे। ठीक है, पेन बदलते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लैक्चर, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लैक्चर क्या होता है, जैसे आपने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ा है वैसे ही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लैक्चर होता है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है, जब शियर फोर्स अपना साइन चेंज करते हुए 0 होता है तो वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। लेकिन जब बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करते हुए 0 होता है तो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लैक्चर। तो अगर आप इस फिगर में देखेंगे जो हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है, तो इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिसे मैंने येलो मार्क कर दिया है, इस पॉइंट से जस्ट पहले बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैसी थी, इस पॉइंट से जस्ट पहले बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पॉजिटिव थी, इस पॉइंट के जस्ट बाद बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैसी है, निगेटिव है, और इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यही आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लैक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लैक्चर। तो आप कहेंगे सर अभी तक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लैक्चर क्यों नहीं मिला हमें, अभी तक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लैक्चर क्यों नहीं मिला हमें। तो बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लैक्चर जो है वो हमेशा ओवरहैंगिंग बीम में ही मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ओवरहैंगिंग बीम्स में ही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लैक्चर मिलता है। कितने मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लैक्चर मिल सकते हैं, जितने आपके मैक्सिमम ओवरहैंग्ड पॉसिबल हैं। कितने ओवरहैंग्ड हो सकते हैं, 2 ही ओवरहैंग हो सकते हैं। बीम हमारी हॉरिजेंटल है, आप इधर से थोड़ा ओवरहैंग छोड़ सकते हैं, इधर से भी ओवरहैंग छोड़ सकते हैं,
तो दोनों तरफ अगर आप ओवरहैंग छोड़ देंगे तो कितने ओवरहैंग हो गए? 2 ओवरहैंग हो गए। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो सकते हैं? तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर किसी भी बीम में कितने हो सकते हैं? 2। तो पहले तो समझिए कि कहां पाया जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो ओनली इन ओवरहैंगिंग, ओनली इन ओवरहैंगिंग बीम्स, ओनली इन ओवरहैंगिंग बीम्स। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। 2 का मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमम ओवरहैंग, नंबर ऑफ मैक्सिमम ओवरहैंग, जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम ओवरहैंग हो सकते हैं उतने ही आप मिल सकते हैं। मिनिमम 0 भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम क्या है? 0 भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि ओवरहैंगिंग बीम में, जरूरी नहीं है कि ओवरहैंगिंग बीम में आपको हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिले। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी इन ऑल, इन ऑल ओवरहैंगिंग बीम्स। सभी ओवरहैंगिंग बीम्स में ये जरूरी नहीं है कि आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे जो भी यहां पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं एसएससी जेईई के क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर किस तरह की बीम्स में पाया जाता है। तो ओवरहैंगिंग बीम्स में ही पाया जाता है। मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर किसी बीम में हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा। मिनिमम कितने हो सकते हैं? तो मिनिमम 0 हो सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ओवरहैंगिंग बीम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिले। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है? व्हेन बेंडिंग मोमेंट becomes 0 by changing its sign. That point on beam is called point of contraflexion, POC, point of contraflexion. सो आई थिंक क्लियर होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर किस तरह की बीम्स में होता है, क्या होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो जैसे कि मैंने शियर फोर्स के केस में भी आपको बताया था कि अगर पॉइंट ऑफ अगर बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि उस बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। लेकिन अगर अपना साइन चेंज करते हुए बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है, अगर अपना साइन चेंज करते हुए बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है, तो ये बात पक्का हो जाती है, ये बात निश्चित तौर पे हो जाती है कि वहां पर बेंडिंग वहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिलेगा। ठीक है, वहां पे पॉइंट, यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम की तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बस ये है कि मैंने शायद एक सेंटेंस लास्ट में गलत बोल दिया है। मैं दिमाग में पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को लेकर चल रहा था। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो है वो तभी कहा जाएगा जब बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करते हुए 0 होगा, तो हम उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहेंगे। लेकिन अगर बेंडिंग मोमेंट ऐसे ही 0 हो रहा है, साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं कहेंगे। ठीक है, ये जो मैंने पहले बात बोली थी वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के रिस्पेक्ट में बोली थी। ठीक है, तो जिस बिंदु पे शियर फोर्स जो है वो साइन चेंज करते हुए 0 होता है, तो उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। और जहां पर साइन चेंज करते हुए 0 नहीं होता है, तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहां पर होगा? जहां पर बेंडिंग मोमेंट जो है वो अपना साइन चेंज करते हुए 0 होगा, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। सो आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम और लेंगे और इस टॉपिक को आज जो है वो यहाँ पर खत्म करेंगे। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को प्रैक्टिस से कभी भी बाहर नहीं करिएगा। ठीक है, आप 2-4 दिन में इसकी एक प्रॉब्लम जरूर लगाते रहिएगा और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में मैं आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम की कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो देता रहूं, रेगुलर इंटरवल पर देता रहूं।
अगर मैं नहीं भी देता हूं तो आप मुझे याद दिला सकते हैं, क्योंकि किसी टॉपिक को पढ़ाने में इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि हो सकता है ध्यान ना रहे कि हमें प्रॉब्लम भी देनी है। तो आप मुझे बताएंगे तो मैं एक प्रॉब्लम लिख दूंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम और लेंगे यहाँ पर बेंड ओवरहैंगिंग बीम की, और इस टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी प्रॉब्लम ले रहे हैं, एक मोमेंट का एप्लीकेशन जरूर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वन साइड ओवरहैंग ले रहे हैं, वन साइड ओवरहैंग ले रहे हैं। ठीक है, वन साइड ओवरहैंग ले रहे हैं, और वन साइड ओवरहैंग में यहां पर जो इसका अनसपोर्टेड पॉइंट है वहां पर एक मोमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, और इस मोमेंट को हम लोग ले लेते हैं 12 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक यूवीएल ले लेते हैं, इस तरह से एक यूवीएल यहाँ पर ले लिया गया है ये। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने यूडीएल और पॉइंट लोड की प्रॉब्लम्स को कर लिया था, एक प्रॉब्लम ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो यूवीएल है इसका ए पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो आपकी है 9 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये जो लेंथ है ये है आपकी 6 मीटर की लेंथ ले लेते हैं, और ये लेंथ ले लेते हैं 2 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही है ना, ओवरहैंगिंग बीम में आपके पास थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, हमें सबसे पहले रिएक्शंस निकालनी पड़ती हैं, और रिएक्शन के लिए हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वहां पर एक ए पॉइंट पर रिएक्शन आर ए हो जाएगी, बी पॉइंट पर रिएक्शन आर बी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो यूडीए जो यूवीएल लोड आपका लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया बस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 9 इंटू 6, 9 6 या 54 डिवाइडेड बाई 2 27 आ जाएगा आई थिंक। तो 27 का लोड लगेगा कहां पर, तो यहां से राइट एंगल साइड से बेस बाई 3। बेस कितना है 6, तो 6 बाई 3 का मतलब 2 मीटर। सो दैट मीन्स कि ए पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पर लगेगा 27 किलो न्यूटन का लोड। तो ये दूरी हो गई 2 मीटर। ठीक है, और उसके बाद में एक मोमेंट लग रहा है, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक मोमेंट लग रहा है। ये मोमेंट कितना लग रहा है, ये आपका है 12 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लग रहा है। तो यहां से अगर हम लोग अपना वो बनाते हैं इक्वेशन, तो सबसे पहले आ जाएगा आर ए प्लस आर बी दैट इज इक्वल टू 27। ये हम लोग समेशन एफ वाई जब जीरो करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा प्लस आर ए प्लस आर बी माइनस 27 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग मोमेंट लेते हैं, तो ए पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट लेंगे तो आर ए का मोमेंट हो जाएगा 0, 27 का मोमेंट हो जाएगा 27 इंटू 2, आरबी का मोमेंट हो जाएगा आरबी इंटू 6, और 12 किलो न्यूटन ऑलरेडी एक मोमेंट है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती से मोमेंट का मोमेंट ले जाते हैं, तो मोमेंट का मोमेंट नहीं लेंगे, मोमेंट का मोमेंट ले लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये 12 किलो न्यूटन का मोमेंट है, तो 12 लिख लेंगे सीधे, एंड दैट इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब देख लेंगे कौन कौन सा मोमेंट क्या है, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, आरबी भी कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ये कैसा होगा, ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। तो चूंकि मुझे आरबी निकालना है तो इसलिए मैं इसको प्लस लूंगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आरबी इंटू 6 दैट इज इक्वल टू, इसको उधर भेजूंगा तो ये 54 है, तो 54 प्लस का हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 42। ठीक है, तो यहाँ से आर बी इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 42, सो आर बी की वैल्यू आ जाएगी 42/6, तो ये आ जाएगा 7 किलो न्यूटन। तो आर बी की वैल्यू आ गई 7 किलो न्यूटन। अब हम लोग आर ए की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो आप देखिए आर ए प्लस आर बी कितना है 27 है, जिसमें से आर बी कितना हो गया 7, तो आर ए कितना हो जाएगा, आर ए हो जाएगा 20 किलो न्यूटन, क्योंकि दोनों का योग कितना आ रहा है, दोनों का योग आ रहा है 27, दोनों का योग कितना है 27। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज हम लोग पुट कर लेंगे अपने प्रॉब्लम फिगर में। ए पॉइंट पर रिएक्शन कितना आया है 20 किलो न्यूटन आया है, बी पॉइंट पर रिएक्शन कितना आया है, तो 7 किलो न्यूटन आया है। बस अब ये इस चीज की हमारे लिए कोई जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है। मतलब मेन जो प्रॉब्लम हमें है, मेन जो प्रॉब्लम हमें करनी है वो बनाना है शियर फोर्स डायग्राम। ये तो आपको चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो तो ये मैं छोटा कर देता हूं और यहां पर आपके रेफरेंस के लिए रख देता हूं।
ठीक है, अब मैं करूंगा क्या, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का एनालिसिस। तो यहाँ पे कर लेता हूँ शियर फोर्स का एनालिसिस। वापस से हम लोग कैसे चलेंगे, हम लोग इधर से चलेंगे सी पॉइंट से, ठीक है। तो शियर फोर्स की वैल्यू सी पॉइंट पे बात करेंगे, तो शियर फोर्स की वैल्यू सी पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि कोई भी लोड ही नहीं लग रहा है, यहाँ पे तो मोमेंट लग रहा है। सी पॉइंट से आप इधर थोड़ा सा चलेंगे भी तो ये मोमेंट लग रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पॉइंट से जस्ट पहले शियर फोर्स की वैल्यू, शियर फोर्स की वैल्यू बी पॉइंट से जस्ट पहले, बी पॉइंट से जस्ट पहले शियर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर भी 0 ही रहेगी, फिर भी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। बी पॉइंट के जस्ट बाद, बी पॉइंट के जस्ट बाद वैल्यू क्या होगी, तो बी पॉइंट के जस्ट बाद, तो बी पॉइंट से आप जब जैसे ही क्रॉस करेंगे तो वैसे ही ये 7 किलो न्यूटन का लोड आ जाएगा, जो कि वर्टिकली अपवर्ड रह रहा है। राइट हैंड साइड में वर्टिकली अपवर्ड फोर्स कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 7 किलो न्यूटन। उसके बाद में कहाँ लेना है, सीधे ए पॉइंट पे आ जाइए, तो शियर फोर्स की वैल्यू ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पे तो सारे ही लोड आ जाने वाले हैं। एक तो 7 का लोड है जो कि वर्टिकली अपवर्ड है, माइनस का 7, और ये पूरा यूवीएल है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है राइट हैंड साइड में, तो वर्टिकली डाउनवर्ड हम लोगों ने निकाला था अभी, कितना था यूवीएल, 27, तो ये आ जाएगा प्लस का 27, तो ये आ जाएगा प्लस का 20 किलो न्यूटन, प्लस का 20। ये आपकी एनालिसिस हो गई शियर फोर्स की एनालिसिस। बेंडिंग मोमेंट की एनालिसिस देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सी पॉइंट पर, तो एग्जैक्टली सी पे तो नहीं, सी से जैसे ही आप बी की तरफ चलेंगे तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है ये आपके किस तरफ हो जाएगा, राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा प्लस का 12 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है। अब हम लोग बी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कहाँ पे लेनी है, बी पॉइंट पे लेनी है। तो बी पॉइंट के भी राइट हैंड साइड में आप देखोगे ना, तो प्लस का 12 ही मिलने वाला है, तो प्लस का 12 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। कोई और तो मोमेंट आ नहीं रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। अब लास्ट में देखोगे ना बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे तो वो वाला तो प्लस का 12 ही हो ही नहीं है, और ये 7 वाला मोमेंट है ना वर्टिकली अपवर्ड, तो वर्टिकली अपवर्ड मोमेंट कैसा देगा, पॉजिटिव मोमेंट देगा, तो 7 इंटू 6, और ये जो यूवीएल है कहाँ लगेगा, ये यहाँ पे लगेगा 2 मीटर पे 27 का, तो 27 इंटू 2 हो जाएगा, बट ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट देगा, तो माइनस का 27 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो आप ऐड करोगे ना 12 प्लस 7 6 42 माइनस 54, तो ये हो जाएगा 54 माइनस 54 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप कहोगे 0 कैसे हो जा रहा है, अरे बेटा वो पॉइंट सपोर्टेड है, अगर पॉइंट सपोर्ट है, बीम बेंड भी करेगी तो वो पॉइंट कहीं नहीं जाने वाला, वो पॉइंट कहीं भी हिलके नहीं जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट क्या है, सपोर्टेड है, इसलिए वो पॉइंट कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं यहाँ पर, ये तीनों पॉइंट्स को नीचे क्या कर लिया गया है, तीनों पॉइंट्स को प्रोड्यूस कर लिया गया है, एक यहाँ पे बना लेते हैं, एक यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ए बी एंड सी पॉइंट। ए पॉइंट पे शियर फोर्स, सॉरी सी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0, और बी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो ये वाला तो ये इतने ही सेक्शन ये ऐसे ही हो जाने वाला है। उसके बाद में देखिए, अच्छा बी पॉइंट के जस्ट बाद वैल्यू कितनी हो जा रही है, माइनस की 7, तो 7 नीचे चले जाइए, ठीक है, तो ये नीचे चले गए, और ए पॉइंट पे वैल्यू कितनी है कि प्लस का 20, तो प्लस का 20 आप यहाँ पे ऐसे चले जाइए, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया प्लस का 20। अच्छा मिलाने का तरीका क्या है, दो पॉइंट्स के बीच में अगर यूवीएल लग रहा है, ठीक है, तो पैराबोलिक वेरिएशन होगा यूवीएल के केस में, तो ये वाला वेरिएशन ये यहाँ पर एक पॉइंट और आपको मिल जाता है, ये आपका एरिया हो जाएगा प्लस, और ये वाला एरिया हो जाएगा निगेटिव, ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बन गया है। यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है जो कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहलाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज करते हुए 0 हो रहा है, तो इस पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाता है डी पॉइंट। अब बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू सी पॉइंट पे कितना है, प्लस का 12, तो प्लस का 12, बी पॉइंट पे कितना है, प्लस का 12, तो प्लस का 12, ठीक है, और ए पॉइंट पे कितना है, तो ए पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, 0, तो ये तो ऐसे ही आएगा, ये तो आपका प्लस का 12 है तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, और डी पॉइंट पे आपको वैल्यू कैसी देनी है, मैक्सिमम देनी है। यहाँ वेरिएशन कैसा है, पैराबोलिक, यहाँ पर वेरिएशन कैसा होगा, क्यूबिक वेरिएशन,
कैसा वेरिएशन होगा, क्यूबिक वेरिएशन, ये आपका आ जाएगा डायग्राम। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं ना, इसमें हमें कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन नहीं मिला, पूरा का पूरा एरिया कैसा है, पॉजिटिव एरिया है। आई थिंक प्रॉब्लम क्लियर होगा, एक बार ओके टाइप करिए अगर आपको समझ में आया है। ठीक है, और कहीं पर अगर कोई डाउट लग रहा है, कहीं पे अगर कोई डाउट लग रहा है तो वो आप बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि हमें वहां उस पॉइंट पे डाउट लग रहा है। ठीक है, सो हम लोगों ने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ में, अगर आप देखेंगे काउंट करेंगे कि इतने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ने बनाए, तो मोर देन 20 से ज्यादा हम लोगों ने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बनाए हुए। ठीक है, तो काफी अच्छे से प्रैक्टिस के साथ में हम लोगों ने क्लासरूम में इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भेजूंगा, और हो सकेगा तो मैं उस पर क्लास भी अरेंज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम आपके लिए इंट्रोड्यूस करेंगे स्ट्रेस, कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन कौन कौन से होते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे वाला, पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत ही बेसिक कोर्स होगा, जो कि मैं अगले 2-3 चैप्टर्स में आपको पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, क्लास को रेगुलर करिए, रिवीजन करते रहिए, जो पढ़ाया जा चुका है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक नहीं पढ़ाया गया है वो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो तो पढ़ाया जाना है। लेकिन जो आप पढ़ चुके हैं इसको आप रेगुलर रिवीजन में रखिए, क्योंकि कंपटीशन में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है रिवीजन। कंपटीशन में नया पढ़ना उतना जरूरी नहीं होता है जितना पढ़ा हुआ रिवाइज करते रहना है। तो अपने कोर्स को जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ चुके हैं, उसको आप रिवाइज करते रहिए। रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन कंपटीशन। थैंक यू वेरी मच।